हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। आज बेटा मैथ्स में आईटी मेंस और एडवांस के ऊपर एक बेहतरीन टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो प्लीज इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने और जानने की कोशिश करें कि मेंस और एडवांस किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके की थ्योरी काम में आने वाली है अपने। तो हेडिंग डालिए सभी लोग अपनी कॉपी में, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मेंस के और एडवांस के लिहाज से। कॉम्प्लेक्स नंबर सुनते हैं बेटा, एनसीईआरटी में 5th चैप्टर है और आईआईटी में 100% इससे क्वेश्चन आना तय है बेटा। मेंस में भी कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में कॉम्प्लेक्स नंबर और स्टार्ट करते हैं बेटा। सभी को पता होगा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू होता है बेटा x प्लस आयोटा y। z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, जहां पर x जो होता है बेटा, x जो होता है वो होता है रियल पार्ट ऑफ z। x क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z। और y क्या होता है बेटा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, रियल पार्ट का क्या मतलब है और इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब है? रियल पार्ट ऑफ z का मतलब है, अगर हम बात करें x की तो x कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z। और रियल पार्ट ऑफ z का मतलब है कि x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। कहां पर? x एक्सिस पर। अगर हम लोग x एक्सिस पे x चलते हैं, यानी रियल एक्सिस पर x डिस्टेंस चलते हैं, तो इसका मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है? x है। और रियल पार्ट का मतलब होता है x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब होता है बेटा y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। कहां पर? y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर हम लोग रियल एक्सिस पे x चले, इमेजिनरी एक्सिस पे y चले, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा बेटा, ये पॉइंट है z। और z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जहां पर x जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, और जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। आयोटा क्या होता है बेटा? अंडर रूट -1। आयोटा के साथ जो कुछ लिखा होता है, जैसे यहां पर प्लस y लिखा है, तो आयोटा के साथ जो कुछ लिखा हो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। a प्लस IB की फॉर्म में लिखा हुआ, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखे हुए सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। यहां पर आयोटा जो है वो बेटा अंडर रूट -1 है। आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो सारा का सारा इमेजिनरी पार्ट है। जो अकेला लिखा है x, वो रियल पार्ट है। ठीक है, जैसे अगर किसी ने बोला कि z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो इसका मतलब हम लोग x एक्सिस में 2 डिस्टेंस चले हैं और y एक्सिस में 3 डिस्टेंस चल दिए और यहां पर पहुंच गए। ये वाला पॉइंट जो है बेटा वो कहलाएगा 2,3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,3। x एक्सिस पे हम लोग 2 यूनिट चले, y एक्सिस पे हम लोग 3 यूनिट चले, तो ये पॉइंट जो है बेटा वो कहलाएगा z। और z इज इक्वल टू क्या होगा? 2 + 3 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम लोग a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हो सकता है, एक रियल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। 3 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 + 0 इंटू आयोटा। 3 + 0 इंटू आयोटा। तो जब भी हम लोग नंबर को बेटा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे, वो नंबर कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वो नंबर कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी गुड बेटा। अच्छा, इसके बाद सुनते हैं बेटा, हमने तुमसे बोला कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही बेटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिख दिया z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहां पर आयोटा की वैल्यू कितनी है बेटा? अंडर रूट -1। अगर आयोटा अंडर रूट -1 है तो आयोटा स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा? अरे दोनों साइड का स्क्वायर कर दो।
दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। किसी ने बोला आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का आयोटा। क्यों होगा आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, अरे तुम्हें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। हमने बोला दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो। अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो यहां पर आ जाएगा आयोटा क्यूब, यहां पर आ जाएगा बेटा आयोटा क्यूब, और आरएचएस साइड में क्या आ जाएगा बेटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कराने पर माइनस आयोटा। इसका मतलब आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आयोटा। कोई पूछे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो बोल दोगे बेटा +1। क्यों +1, जरा फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड। इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आयोटा से फिर से मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो एक पावर बढ़ गई, आयोटा की पावर 4 हो गया, और इधर कराओगे बेटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, माइनस ऑफ -1 कितना हो गया, +1। तो इतनी कहानी सबको समझ में आती होगी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं। x कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, y कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है बेटा -i, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। फिर से एक बार बोलो बेटा, आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। अच्छा, अगर हम तुमसे बोले बेटा इन चारों को ऐड कर दो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, तो आंसर बताओ ऐड करके कितना आएगा, तो तुम सब लोग बोलोगे सर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा बेटा, अरे आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, तो चारों कैंसिल हो गए। इसका मतलब एक ट्रिक याद रखना बेटा, आयोटा की लगातार 4 पावरों को ऐड करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। आयोटा की लगातार 4 पावरों को ऐड करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। कोई पूछे आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13, आंसर इज 0। कोई पूछा आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103, आंसर इज 0। आयोटा की किन्हीं भी 4 पावर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को ऐड करने पर आंसर हमेशा 0 आएगा। आयोटा की किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स को ऐड करने पे आंसर हमेशा 0 आएगा। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू, या सिग्मा आई ना लेकर के बेटा, क्योंकि आयोटा तो यूज ही कर रहे हैं, आई ना लेकर के एक काम करो के ले लो, सिग्मा के इज इक्वल टू, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर 101 तक आयोटा की पावर के। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो तुमने सबसे पहले सिग्मा ओपन करा बेटा, सिग्मा को जैसे ही ओपन करोगे, सिग्मा को जैसे ही ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, और ये कहां तक जाएगा बेटा, आयोटा की पावर 101 तक। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अभी हमने तुम्हें एक रूल बताया, आयोटा की किन्हीं भी 4 पावरों को ऐड करके आंसर हमेशा 0 आता है। तो आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 100 तक 0 प्लस 0 प्लस 0 25 टाइम्स तो 0 हो जाएगा। अरे आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 4 तक का सम 0, इसी तरीके बेटा 5 6 7 8 तक का 0, इसी तरीके 100 तक का आंसर क्या मिलेगा, 0। बचेगा क्या, केवल इसको सॉल्व करके बचेगा क्या, केवल आयोटा की पावर 101। अच्छा, आयोटा की पावर 101 को लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 की पावर 25 इंटू आयोटा। इतनी बात भी समझ में आती होगी बेटा। अरे आयोटा की पावर 101 को लिख सकते हो आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा। अच्छा, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, और 1 की पावर 25 1, तो आंसर क्या मिल जाएगा बेटा इसका फाइनली आयोटा। आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 8 1, आयोटा की पावर 12 1, आयोटा की पावर 16 1। अरे कोई भी 4 का मल्टीपल होगा, आंसर हमेशा 0 मिलने वाला है। अगर लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 मिलने वाला है। और अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर हमेशा 1 मिलने वाला है। जैसे आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 12 भी 1 होगा बेटा, आयोटा की पावर 100 भी 1 होगा। इतनी बात तो सबको समझ में आती होगी। तो लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को ऐड करके आंसर हमेशा 0 मिल रहा है, और आयोटा अगर की पावर 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर हमेशा 1 मिल रहा है।
तो अगर कोई पूछे आयोटा की पावर -39 की वैल्यू बताइए सर, आयोटा की पावर -39, तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा? आयोटा की पावर -39 को कैसे सॉल्व करोगे? इसको लिख दोगे, क्या लिखोगे बेटा आयोटा की पावर -39 को? 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा 1 को लिखा जा सकता है बेटा आयोटा की पावर 40, आयोटा की पावर 40, आयोटा की पावर 40 की वैल्यू 1 होती है बेटा। आयोटा की कोई भी पावर जो है बेटा अगर 4 की मल्टीपल है तो उसका आंसर तो 1 ही होगा। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा? आयोटा आ जाएगा। इसका आंसर भी आयोटा आ जाएगा। तो अभी तक सिर्फ हम लोग ने इतना सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू होता है बेटा x प्लस आयोटा y। x कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, y कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर को ऐड करके आंसर हमेशा 0 मिलता है। लगातार आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स को ऐड करने पर आंसर हमेशा 0 मिलता है। इतनी कहानी तो आप सबको समझ में आती होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियलिटी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 3 पार्ट तुम्हें पढ़ने हैं बेटा। z को हम लोग x प्लस आयोटा y से रिप्रेजेंट करते हैं, z को हम लोग x प्लस आयोटा y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें 3 पार्ट पढ़ने बेहद जरूरी है। ये 3 चीजें तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहला मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। दूसरी बात है बेटा, तुम्हें आर्ग्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। और तीसरी चीज है बेटा, कॉन्जुगेट के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? कॉन्जुगेट के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। ये 3 बातें तुम्हें बेहद इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में जगह जगह तुमसे पूछी जाएंगी। याद रखना बेटा, ये 3 हेडिंगें तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 3 बातें अब हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा मॉडुलस, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मॉडुलस कैसे निकालते हैं। अच्छा, कभी भी लिखा हो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, कभी भी अगर ऐसा लिखा है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, इसका क्या मतलब होता है जरा इसको सुनना बेटा। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ध्यान से समझना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात की जानकारी तुम्हारे लिए कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी कभी भी लिखा हो, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लिखा हो बच्चा लोग, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a और b के बीच की डिस्टेंस। अगर कभी भी लिखा हो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 5 या फिर कभी भी लिखा हो मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 3, तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 5 या 5 एंड 3। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए मॉडुलस के अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए, डिस्टेंस होने के कारण, डिस्टेंस होने के रीजन से वो बेटा हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का मतलब सबको पता चल गया। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a और b के बीच की डिस्टेंस, a और b के बीच की डिस्टेंस। तो किसी ने बोला सर मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होगा? तो बोलो बच्चा लोग, मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z का मतलब होगा कि z और 0 के बीच की डिस्टेंस। अरे मॉडुलस ऑफ z को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z माइनस 0, एक ही बात है। तो इसको अगर तुम इस हिसाब से पढ़ोगे तो किसके किसके बीच की डिस्टेंस हो गई? z और 0 के बीच की डिस्टेंस हो गई, z और 0 के बीच की डिस्टेंस हो गई। अच्छा, हमने तुमसे बोला था बेटा z होता क्या है, तो तुमने बोला सर x प्लस आयोटा y। x क्या कहलाता है? x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। y क्या कहलाता है? y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। ये पॉइंट कौन सा आ गया? ये पॉइंट आ गया z। z और 0 के बीच की डिस्टेंस, सभी लोग पाइथागोरस जानते होंगे, सभी लोग पाइथागोरस जानते होंगे। अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? अरे पाइथागोरस लगाओ जल्दी से। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आज के बाद से मॉडुलस का सीधा और सच्चा फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे बेटा कि मॉडुलस ऑफ जेड बराबर अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। अरे एक्स क्या कहलाता था, रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई क्या कहलाता था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो आज के बाद से सब लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से याद रखेंगे बेटा कि मॉड जेड बराबर होता है अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। इतनी कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी बेटा। मॉड ऑफ जेड बराबर अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हो तो मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स कहलाता है रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जैसे किसी ने बोला कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z, तो मॉड z हो जाएगा बेटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 और 25 का रूट क्या आ जाएगा बेटा 5। मॉडुलस है इसलिए प्लस में आंसर देंगे केवल। तो मॉड z की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई। तो मॉडुलस तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, अभी केवल बेटा निकालना सीख रहे हैं, अभी प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे आगे। तो मॉडुलस के बारे में मिनिमम इतनी जानकारी तो इस लेवल पर चाहिए तुम्हें। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में, अब आते हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में, बेहद इंपॉर्टेंट। कई बच्चे आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन गलत कर देते हैं बेटा, आर्ग्यूमेंट निकालने में फॉल्ट कर जाते हैं। तो देखो बेटा आर्ग्यूमेंट को हम लोग ARG ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ARG ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है बेटा थीटा। क्या मतलब होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब थीटा। तो अब थीटा है क्या बेटा, सुनना। अगर हमने बोला कि मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तुम्हारे पास जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान से सुनना आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन, जेड वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगी उसको हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जेड वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगी उसको हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहां पर अगर कोई बोले कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है तो तुरंत बोल दोगे सर थीटा है। क्या है बेटा, थीटा। क्यों, क्योंकि जेड वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही थी बेटा, थीटा बना रही थी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ गया, थीटा आ गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट में। तो अगर कोई पूछे टेन थीटा बराबर, तो तुम बोल दोगे सर टेन थीटा बराबर मॉड वाई बाई मॉड एक्स। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मॉड वाई बाई मॉड एक्स, यहां से थीटा निकाल लोगे बेटा। थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, जल्दी से बोलो बेटा, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स, tan इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स। तो अब सबको आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अगर कोई बोले कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और तुम्हें बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है बेटा, जेड वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगी उसको हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अच्छा, अब अगर हमने बोला कि मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जल्दी से बताओ बेटा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस पाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस थीटा होगी। ये चार बातें तुम्हें बिल्कुल ध्यान में रखनी है बेटा, ये चार बातें, ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब वो आर्ग्यूमेंट जो माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में मूव करे, वो आर्ग्यूमेंट जो माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में मूव करे उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और कभी भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का आंसर दोगे
थीटा। क्या आंसर दोगे बेटा? थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर दोगे पाई माइनस थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आंसर दोगे थीटा माइनस पाई। क्या दोगे बेटा? थीटा माइनस पाई। क्या दोगे? थीटा माइनस पाई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आंसर दोगे थीटा माइनस पाई। अच्छा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आंसर क्या दोगे? माइनस थीटा। क्या दोगे बेटा? माइनस थीटा। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो थीटा निकालना तुम्हें आना चाहिए। तो तुम्हें पता है बेटा ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा मॉड y बाई मॉड x। क्योंकि y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा, तो थीटा कितना आ गया बेटा? थीटा आ गया tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x। हमेशा इस इक्वेशन से हम लोग थीटा निकाल लेंगे और थीटा निकालने के बाद ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट का है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट का है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो आंसर देंगे थीटा। सेकंड का है बेटा तो आंसर देंगे पाई माइनस थीटा। थर्ड का है तो देंगे थीटा माइनस पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आंसर देंगे माइनस थीटा। आंसर देंगे माइनस थीटा। इतनी बात अगर समझ में आती है बेटा तो अगर हम तुमसे क्वेश्चन लिखे तुम्हारे सामने कि z इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा, फाइंड मॉडुलस ऑफ z। चलो और आसान कर देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि पहला क्वेश्चन है और आसान कर देते हैं, और आसान करते हैं क्वेश्चन को। और ये तुम्हें हम सामने देते हैं बेटा कि मान लो लिखा हो z इज इक्वल टू -3 आयोटा। क्या लिखा हो बेटा? -3 आयोटा। फाइंड मॉडुलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये दोनों चीजें तुम्हें निकालनी थी। मॉडुलस ऑफ z निकालना है इस क्वेश्चन में और आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी निकालना है। तो तुम एक काम करो बेटा, मॉडुलस ऑफ z तो निकालना बेहद आसान। मॉडुलस ऑफ z निकालना तो बेहद आसान बेटा। अरे मॉडुलस ऑफ z निकालना तो बेहद आसान। कैसे निकालोगे? अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 + 9 यानी अंडर रूट 18। ये तो अपना आ गया मॉडुलस ऑफ z। क्या आ गया बेटा? मॉडुलस ऑफ z। इसका मतलब कितना आ गया बेटा? 3√2। 3√2 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब आती है आर्ग्यूमेंट की बात। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो थीटा निकालोगे। सबसे पहले तो थीटा निकालोगे। थीटा क्या होता है बेटा? थीटा होता है tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x। मॉड y बाई मॉड x, tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x। तो मॉड y -3 का मॉड 3, इधर भी -3 का मॉड 3। तो हमारा बेटा क्या आ गया? 3 से 3 कैंसिल, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है बेटा tan 45 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45। थीटा आ गया 45। तो जैसे ही थीटा π/4 आ गया, तुम देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तुम देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आयोटा। -3 आयोटा। पहले भी माइनस में जा रहे हैं, फिर माइनस में उतर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में बेटा? थर्ड में। और थर्ड में हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z का आंसर क्या देते हैं? थर्ड में हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z का आंसर क्या देते हैं बेटा? थीटा माइनस पाई, दैट इज π/4 माइनस पाई, दैट इज माइनस का 3π/4। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? माइनस का 3π/4। इतनी बात तो सबको समझ में आती होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें 3 चीजें पढ़नी थी। मॉडुलस निकालना, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया बेटा, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अगली चीज आर्ग्यूमेंट निकालना, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला पढ़ लिया। सबसे पहले थीटा निकालते हैं। थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x। tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x। थीटा निकालने के बाद हम ये चेक करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर वो पहले क्वाड्रेंट में है तो आंसर हम लोग देंगे थीटा। अगर वो दूसरे क्वाड्रेंट में है तो आंसर देंगे हम लोग, बोलो बोलो, पाई माइनस थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में है तो आंसर देंगे हम लोग थीटा माइनस पाई। और फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका आंसर देंगे माइनस थीटा। क्या देंगे बेटा? माइनस थीटा। इस तरीके से हम लोगों ने आर्गुमेंट को भी सीख लिया। इस तरीके से हम लोगों ने आर्गुमेंट को भी सीख लिया। अब आते हैं बेटा तीसरे और लास्ट टॉपिक, कॉन्जुगेट के बारे में जानना। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट बेहद आसान। कॉन्जुगेट यही सुन लो बेटा, इतनी सी बात में तुम्हें कॉन्जुगेट का मतलब तो समझ में आ जाएगा। अगर कभी लिखा है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y और कोई बोले कि कॉन्जुगेट निकालो,
कॉन्जुगेट निकालो। तो जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, जेड के कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जेड के बार से। इसको हम पढ़ेंगे जेड बार या फिर जेड कॉन्जुगेट। अगर जेड के ऊपर एक लाइन खींच दोगे तो वो कहलाएगा जेड बार यानी जेड का कॉन्जुगेट। और बेटा वैल्यू कैसे निकालोगे जेड के कॉन्जुगेट की? आयोटा की जगह हर बार माइनस आयोटा आ जाता है। जेड बार जब भी तुम निकालोगे तो जो जेड की वैल्यू होगी उसमें जो आयोटा की जगह क्या ले आओगे बेटा? माइनस आयोटा। जैसे किसी ने बोला जेड बराबर 3 माइनस 4 आयोटा, फाइंड जेड बार, तो जेड बार कितना हो जाएगा बेटा? 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि अगर 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 जेड जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार जो होगा वो एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। अब डिटेल में इन तीनों टॉपिक को पढ़ते हैं बेटा, डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये तीन चीजें तुम्हें निकालनी बेहद इंपॉर्टेंट आनी चाहिए बेटा, वरना बेसिक खराब कर बैठोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। मॉडुलस निकालना आना चाहिए, आर्गुमेंट निकालना आना चाहिए और कॉन्जुगेट निकालना आना चाहिए। मॉडुलस को हम लोग मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट को हम लोग एआरजी ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्जुगेट को हम लोग जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर अब इन्हीं तीनों चीजों को बेटा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो उल्टे से स्टार्ट करते हैं बेटा, कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट को डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, कॉन्जुगेट को डिटेल में पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट को डिटेल में पढ़ते हैं। एक एक करके इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट को भी, आर्गुमेंट को भी और मॉडुलस को भी। अब सुनना बेटा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है x प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या हो जाएगा बेटा? z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। z बार क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। अच्छा ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम बोले कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो तुम्हें एक नया फॉर्मूला पता चलेगा बेटा कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x। अच्छा z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x को लिखा जा सकता है बेटा रियल पार्ट ऑफ z। आज के बाद से बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की ये पहली प्रॉपर्टी तुम्हें याद रहेगी हमेशा कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट, z प्लस जेड बार बराबर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, z प्लस जेड बार 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा अगर इसी दोनों इक्वेशन को तुम माइनस कर देते तो z माइनस जेड बार बराबर होता 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या होता बेटा? 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z प्लस जेड बार 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा कोई बोले, कोई पूछे कि z बार का बार, तो z बार का बार वापस z, z के ऊपर बार लगाओ बेटा, फिर एक बार लग जाए, z बार का बार वापस z। अरे ये x प्लस आयोटा वाई, एक बार लगा दोगे तो x माइनस आयोटा वाई, एक और बार लगा दोगे तो वापस x प्लस आयोटा वाई। तो इसका मतलब z बार का बार लोगे तो हमेशा क्या आएगा? z आएगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी भी तुम्हें याद होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के में बेटा कॉन्जुगेट की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सारी तुम्हें प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। अच्छा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 और z1 प्लस z2 का बार, तो तुम बोलोगे सर कॉन्जुगेट जो होता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा, प्लस के केस में भी, माइनस के केस में भी, मल्टीप्लाई के केस में भी और डिवाइड के केस में भी। प्लस के केस में भी, माइनस के केस में भी, मल्टीप्लाई के केस में भी और डिवाइड के केस में भी बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी भी तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा। z1 प्लस z2 का बार z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2 का बार z1 बार माइनस z2 बार, z1 इंटू z2 का बार z1 बार इंटू z2 का बार और z1 अपॉन z2 का बार z1 बार अपॉन z2 बार। खैर ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये लिखी है बेटा, तीन ये लिखी हुई है तुम्हारे सामने, ये सब लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगर ये प्रॉपर्टीज तुम्हें लर्न नहीं है तो। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं बेटा, z की पावर n का बार या z पावर की पावर n बोलो, एक ही बात है बेटा, z की पावर n का बार बोलो या z बार की पावर n बोलो, एक ही बात है, एक ही है बात। चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो बेटा कि कभी भी अगर तुम्हारे सामने लिखा हो कि z स्क्वायर का बार या फिर z बार का स्क्वायर निकालोगे तो देखोगे बराबर आ रहा है।
निकाल के देख सकते हो बेटा। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर चल के आगे चल के डिफाइंड होगा बेटा, वो अलग पेज पे लिख देते हैं, क्योंकि ये रियलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसको बेटा बड़ा बड़ा भी लिख रहा है तुम्हारे सामने कि z इंटू जेड का बार बराबर मॉड ऑफ z का स्क्वायर। याद रखना, इतना लार्ज लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी, इतना लार्ज लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बिना अधूरा है, कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रॉपर्टी के बिना अधूरा है। आगे चल के लगभग 30 से 40% क्वेश्चनों में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। किस प्रॉपर्टी का? z इंटू जेड बार बराबर मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z इंटू जेड बार बराबर मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अच्छा, z होता है x प्लस आयोटा y, प्रूफ देख लो बेटा इसका। z होता है x प्लस आयोटा y, z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बेटा वो -1 होती है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता था? तो तुम बोलोगे सर मॉड जेड होता था, मॉड जेड होता था। तो इसका मतलब इतनी प्रॉपर्टीज तो तुम्हें क्लियर होंगी। पहली प्रॉपर्टी, z प्लस जेड बार बराबर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार बराबर 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z बार का बार वापस z, z बार का बार वापस z, z1 प्लस z2 का बार, z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2 का बार, z1 बार माइनस z2 बार, z1 बार माइनस z2 बार, z1 इंटू z2 का बार, z1 बार इंटू z2 बार, z1 अपॉन z2 का बार, z1 बार अपॉन z2 बार, z इंटू z बार, z इंटू z बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर, z इंटू z बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर, z इंटू z बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर। बेहद इंपॉर्टेंट बेटा, कॉन्जुगेट के बारे में मिनिमम इतनी चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर मेंस का पेपर देना है, एडवांस का पेपर देना है, तो इतनी प्रॉपर्टीज तो तुम्हें लर्न होनी ही चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज और बेटा, आज आईटी का रिजल्ट आया। मेरे बहुत से पुराने स्टूडेंट्स निखिल, आदित्य, अमन, राहुल, इन सबको बेटा बहुत 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 बधाइयां। लड़कियों में श्वेता, वेरी गुड बेटा श्वेता। लेकिन 1000 से ऊपर रैंक तुम्हारी निकल गई, इसलिए शायद मुंह जबान पे तुम्हारा नाम नहीं था। खैर, 1000 से नीचे वाले बच्चों को बेटा बहुत 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 बधाइयां। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आर्गुमेंट की तरफ। किसकी तरफ बेटा? आर्गुमेंट की तरफ। तो सुनना बेटा, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? अच्छा देखना, कोई आदमी अगर यहां बैठा हो, पहला आदमी, या कोई आदमी यहां बेटा लेटा हो या बैठा हो, दूसरा आदमी, कोई आदमी यहां बैठा हो, तीसरा आदमी, या कोई आदमी यहां बैठा हो या लेटा हो, चौथा आदमी। कोई तुमसे पूछे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट आदमी, पहले आदमी का आर्ग्यूमेंट, तो सब लोग बोलेंगे सर की π/2। अरे पहला वाला आदमी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? तो तुम बोलोगे सर π/2 एंगल बना रहा है, π/2 हो गया। कोई पूछे आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड आदमी, तो तुरंत बोल दोगे सर पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ थर्ड आदमी, तो तुरंत बोल दोगे सर 3π/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ फोर्थ आदमी, तो तुरंत बोल दोगे सर एक्स एक्सिस के साथ तो ये 0 का ही एंगल बना रहा है। इतनी कहानी तो सबको दिख रही होगी बेटा, इतना तो दिख ही रहा होगा यार, ये π/2 एंगल बना रहा है, ये पाई एंगल बना रहा है बेटा। ये वाला तीसरा वाला आदमी एक्स एक्सिस के साथ 3π/2 का एंगल बना रहा है, और चौथा वाला तो उसी पे सोया, तो इसका मतलब वो जो है एंगल वो 0 बना रहा है। कभी भी आर्गुमेंट तुम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालो और वो π/2 या 3π/2 आ जाए, π/2 या फिर 3π/2 आ जाए, तुम तुरंत क्या कंक्लूजन निकालोगे? तुम बोलोगे Z इज अ प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबको बात समझ में आती होगी बेटा। Z को हम क्या बोलेंगे कि Z जो है वो प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z कैसा है बेटा? प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों बोला प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि जब भी Z बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, अगर वो y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे कब लाई करेगा? जब उसका आर्गुमेंट π/2 आएगा या फिर 3π/2 आएगा।
इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग जो बोलेंगे z इज अ प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अगर कभी भी तुमने आर्गुमेंट निकाला किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो जीरो या फिर पाई आ गया, तो तब तुम क्या कंक्लूजन निकालोगे? तब तुम बोलोगे सर z इज अ प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। बात भी समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि वो रियल एक्सिस पे बैठा है। क्योंकि वो कहां बैठा होगा? रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बैठा होगा। अगर आदमी एक्स एक्सिस पे बैठा है या कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे बैठा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाई एक्सिस पे बैठा है, यानी आर्गुमेंट π/2 या 3π/2 आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी कहानी तो सबको समझ में आती होगी। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, याद रखना बेटा। लॉग की प्रॉपर्टी और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। जैसे अगर कभी भी तुम्हारे सामने लिखा हो आर्ग्यूमेंट ऑफ a इंटू बी, तो लॉग a इंटू बी क्या होता है? सबको पता है बेटा, लॉग a प्लस लॉग b। तो जैसे आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी वैसे लॉग की प्रॉपर्टी और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। कभी भी लिखा हो बेटा लॉग a अपॉन b, तो इसको भी लिखोगे बेटा लॉग a माइनस लॉग b। सबको पता होगा बेटा। कभी भी लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ यानी लॉग ऑफ a की पावर b, तो उसको लिख दोगे b लॉग a। ये सब प्रॉपर्टी तुम्हें लॉग की लर्न होगी बेटा। तो लॉग की प्रॉपर्टी बोलो या आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी बोलो, सेम होती है। इसलिए आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी जब भी यूज होगी लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देना। लॉग की तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए कि लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a अपॉन b, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a की पावर b, b लॉग a। तो ये सब प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी बेटा आर्ग्यूमेंट में भी फिटअप होती है। और बिल्कुल हमें आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी आगे लर्न करने की जरूरत ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब आर्ग्यूमेंट आए लॉग की प्रॉपर्टी याद करके लगा देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में अब हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ना, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में बेटा क्वेश्चनों में यूज होंगी। तो मॉडुलस का मतलब, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बेटा मॉडुलस मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड के केस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। याद रखना बेटा, मॉडुलस मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड के केस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना तय रहता है। कई सालों में पूछा गया, पिछले 43 साल के अगर एग्जाम पेपर उठा के देखोगे तो मॉडुलस में 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हें इजीली मिलेंगे। तो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। मॉडुलस मल्टीप्लाई के केस में, डिवाइड के केस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस के केस में नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका रीजन सुन लो बेटा, क्यों नहीं होते। तो अगर तुम ऐसा लिखो तो ये बिल्कुल सही नहीं लिखा है बेटा। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ये पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट नॉट इक्वल टू तो सही है, लेकिन अगर इक्वल टू का साइन लगा देते तो पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, जरा उसको सुनना। हमने तुमसे बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करता है। क्यों ऐसा स्टेटमेंट बोला बेटा? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है, पैरेललोग्राम एडिशन लॉ को वो फॉलो करता है, इसलिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर होता है। हमने तुमसे बोला कि दो वेक्टर है तुम्हारे पास, एक वेक्टर है Z1 और दूसरा वेक्टर है Z2। एक वेक्टर है Z1, दूसरा वेक्टर है Z2। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा बेटा तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बनाएगा, Z1 के सामने वाला Z1 और Z2 के सामने वाला Z2। हमने बोला अगर ये Z2 है, ये Z1 है, तो ये वाली साइड बेटा, तो तुम बोलोगे सर ये वाली साइड Z1 प्लस Z2 हो जाएगी। अरे वेक्टर ऐड करना आता होगा। अगर ये A है वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर बेटा A प्लस B होता है। ऐसा फिजिक्स वाले सर ने पहले ही क्लास में तुम्हें बताया होगा ना। वेक्टर जब पढ़ा रहे होंगे फिजिक्स वाले सर, तो उन्होंने पहली क्लास में बताया होगा वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B।
अच्छा खैर, तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो बेटा मॉड लगाते हैं, मॉड का मतलब डिस्टेंस होता है। अगर अब हम तुमसे पूछें कि मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ Z2 और मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 मिलके क्या बना रहे हैं, तो तुम बोलोगे सर ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं। और अगर एक ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो तुम्हें इतनी बात तो जरूर समझ में आती होगी बेटा, ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अच्छा इक्वलिटी भी लग सकती है बेटा, इक्वलिटी भी लग सकती है। अच्छा इक्वलिटी कब लग सकती है, उसका भी एक रीजन है बेटा, सुनना कब लग सकती है इक्वलिटी। अगर हम तुमसे बोले, इधर देखना बेटा, अगर हम तुमसे बोले ये ओरिजिन है, ये 3 है, ये -5 है, तो अगर हम तुमसे बोले कि मॉडुलस ऑफ 3 ये 5 है बेटा, प्लस मॉडुलस ऑफ 5, तो तुम बोल दोगे सर ये तो 8 के बराबर होगा। यहां तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 हो गया। क्यों हो गया बेटा, क्योंकि 0, Z1 और Z2 तीनों एक लाइन में थे। जब भी तीनों एक लाइन में होंगे, लीनियर होंगे, कोलिनियर होंगे, 100% Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के बराबर होगा। लेकिन जब जब ये लोग बेटा एक ट्रायंगल बनाएंगे तब तब हम ये बोलेंगे कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अच्छा बराबर भी हो सकता है अगर लीनियर हो गए तो एक बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बेटा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सोच समझ के इस चीज को पढ़ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी या तीसरी से बड़ा और उनका डिफरेंस हमेशा तीसरी या तीसरी से छोटा होता है। तो ये प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रॉपर्टी को, तो ध्यान से सुनना, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक स्लाइड में सिर्फ यही लिखी है तुम्हारे लिए। फिर से बोलो बेटा, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 एंड मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। ये प्रॉपर्टी याद होगी, इसके ऊपर एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। जाते जाते बेटा दो प्रॉपर्टीज और तुम्हें सिखा जाते हैं और नेक्स्ट क्लास में शुरुआत इन्हीं प्रॉपर्टी के साथ करेंगे। आज सिर्फ ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है तुम्हें कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर होता है, दो फॉर्मूले लिख करके जा रहे हैं बेटा, इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। कभी भी मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिख करके आ जाए तो क्या बोलोगे, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। या फिर एक फॉर्मूला इसको ओपन करने का और है बेटा, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिख करके जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों के साथ शुरुआत करेंगे, इनकी प्रूविंग देखेंगे कहां से आए, क्या मतलब है इन फॉर्मूलों का। लेकिन जाते जाते एक बार फॉर्मूला तुम्हारे लिए और पढ़ जा रहा हूं, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार प्लस या फिर मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत इन्हीं टॉपिक के साथ करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़ो, पढ़ो,
क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स करो, आईआईटी के मेंस और एडवांस को क्लियर करो बेटा। अगर ये सब तुमने बेसिक तरीके से सीखा है, बिलीव मानना मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आता। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।